नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि आईपीसी सेक्शन 309 जो है, जो अर्थात आत्महत्या का प्रयत्न से है, इस पर इसका संवैधानिक आधार क्या है तथा इस पर प्रमुख वाद कौन कौन से हैं, जैसे ज्ञान पर बना पंजाब राज्य और अरुण शानबाग बना भारत संघ का मामला तथा चंद्र बोहरा का मामला, इससे संबंधित और पीड़ितनाथम बना भारत संघ तथा अन्य प्रमुख वाद को इस वीडियो में विस्तार से बतलाने वाला तथा यह भी बतलाऊंगा क्या जो 42वें विधि आयोग का रिपोर्ट आया था, क्या उसके परिणाम स्वरूप जो संशोधन किया जाना चाहिए आईपीसी सेक्शन 309 के तहत, क्या वो किया गया है कि नहीं। यदि क्या वो हो सकता था तो क्या 1978 में ही आत्महत्या के प्रयत्न को समाप्त किया जा सकता था, परंतु नहीं किया गया, तो किस लिए क्या हुआ था। या फिर ये भी चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में जो नया दंड कानून बनाया था भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या किया गया, क्या इसमें आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है या फिर इसे खत्म कर दिया गया या फिर क्या है, इसका स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा किया जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो आखिर देख लेते हैं आईपीसी सेक्शन 309 में क्या है। ओके, तो मैं आपको बता दूं आईपीसी के सेक्शन मतलब भारतीय दंड संहिता सेक्शन 309 में क्या है। इसमें बताया गया कि यदि आत्महत्या का प्रयत्न करते हैं, यदि आप सफल नहीं होते हैं, सफल हो गए तो आपको नहीं मिला, परंतु यदि आप असफल हो जाते हैं तो क्या किया तब आपको दंड दिया जाएगा। अर्थात 309 में आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया था, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिशेबल किया गया है। ओके, तो इसमें दंड कितना है, तो इसमें दंड है 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ओके, परंतु क्या क्या मैं आपको बता दूं चंद्र बोहरा का जो मामला है, चंद्र बोहरा का वाद के से पहले क्या स्थिति था इससे पहले यह स्थिति था कि जो आत्महत्या का प्रयत्न है इसमें 1 वर्ष कारावास और जुर्माना और दोनों से दंडित किया जा सकता था। इसमें या के स्थान पर पहले और था, परंतु क्या किया गया चंद्र बोहरा के मामले के बाद इसमें या और के स्थान पर या जोड़ दिया गया। ओके, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था आईपीसी के सेक्शन 309 ही एकमात्र ऐसा सेक्शन है इसमें क्या किया गया, इसमें अपराध के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया, परंतु यदि अपराध घटित हो जाता है अर्थात अपराध पूर्ण हो जाता है तो इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया। दंड किस लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आत्महत्या में यदि सफल हो जाता है तो वह व्यक्ति मर जाएगा, तो मृत व्यक्ति को दंडनीय करना मानव शक्ति से परे, इसलिए यह कोई संभव नहीं। ओके, तो इस पर एक सामान्य बात है धीरज बनाम सम्राट का मामला जो 1940 का इलाहाबाद का है। ओके, इसके बाद किसी अन्य इसके बाद में आपको विशेष वाद का चर्चा करेंगे, पहले इस बात को देख लेते हैं। ओके, तो इस केस में हुआ क्या था, इस केस में एक्चुअली ये हुआ था कि एक महिला जो थी उसको उसके पति द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया। महिला ने इस परिताड़ना का परिणाम स्वरूप क्या किया, अपने एक बच्चे को लेकर के रात में चुपके से निकल गई। ओके, तत्पश्चात ये हुआ कि रात में जब जा रही थी तो पीछे से कुछ उसको आहट आया, तो वो देखी तो लगा कि वो मेरा पति पीछे पीछे आ रहा है, तो तत्पश्चात वो घबरा गई तथा पास के ही कुएं में हुआ छलांग लगा दी। इसका परिणाम क्या हुआ, वह तो बच गई परंतु उसके बच्चे की मृत्यु हो गया। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप इसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि अभियुक्त जो थी जो कुएं में कूदी तो अपने प्राण का अंत करने का उसका कोई ऐसा नहीं था, उसने केवल अपने पति के चुंगल से बचने के लिए किया था। चूँकि अपने प्राण का अंत करने का विचार अभियुक्त के मन में क्षण भर के लिए भी नहीं आया, अतः वह आईपीसी सेक्शन 309 के तहत अपराध का दोषी नहीं होगा, अतः उसे दोषमुक्त कर दिया गया। ओके, 309 के तहत इसे दोषमुक्त कर दिया गया। ओके, सामान्य केस इसमें देखते हैं। चलिए अब इसको इम्पोर्टेंट से देखते हैं। ओके, तो अरुणा शानबाग का जो निर्णय है तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बना भारत संघ। ओके, 2011 का मामला है, 7 मार्च 2011 को इसमें निर्णय दिया गया। ओके, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक्टिव यूथेनेसिया तथा पैसिव यूथेनेसिया को बताया गया था। ओके, तो इसमें मैं बता दूं एक्टिव यूथेनेसिया पैसिव यूथेनेसिया क्या है, तो भारत में क्या किया गया था, भारत में पैसिव यूथेनेसिया को लागू किया गया है, ना कि एक्टिव यूथेनेसिया। ओके, वर्तमान में भारत में पैसिव यूथेनेसिया को लागू किया गया था, निष्क्रिय दया मृत्यु को लागू किया गया। ओके, निष्क्रिय दया मृत्यु किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक हाई कोर्ट के द्वारा एक टीम गठित की जाएगी, जिस टीम में चिकित्सक बोर्ड के सदस्य होंगे तथा जो रोगी है उसके रिलेटिव होंगे। ओके, तो ये किसके लिए होता है मैं आपको बता दूं, यूथेनेसिया जो सक्रिय दया मृत्यु एक्टिव यूथेनेसिया फिर पैसिव यूथेनेसिया जो बताया रहा है, यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति जो मृत्यु की अवस्था में है परंतु मृत नहीं हुआ हो, वह अपना शरीर का कोई भी अंग उसका काम नहीं कर रहा हो, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि माना जाता है कोई मृत्यु के ही समान है,
परंतु वो जीवित रहता है, तो उस स्थिति में यदि उसके परिवार वाले चाहते हैं कि इसकी मृत्यु कारित कर दिया जाए, तो उस स्थिति में आपको एक्टिव यूथेनेसिया या फिर पैसिव यूथेनेसिया का। ओके, तो भारत में क्या है, पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया गया है, न कि एक्टिव यूथेनेसिया को। ओके, एक्टिव यूथेनेसिया तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मुझे मेरा प्राण त्यागना है, तो मुझे माननीय न्यायालय द्वारा मुझे प्राण हर लिया जाए, प्राण त्याग कर दिया जाए, जैसे कि मुझे साइलेंट दे दिया जाए या फिर करंट लगा के मृत्यु कर दी जाए, उससे संबंधित अलग कोई प्रावधान हो सकता है। ओके, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार मुझे मृत्यु कारित करनी चाहिए, परंतु भारत में क्या किया गया, एक्टिव यूथेनेसिया अर्थात सक्रिय दया मृत्यु को लागू नहीं किया गया। तो भारत में क्या लागू है, तो निष्क्रिय दया मृत्यु लागू है। ओके, और अपना साल बाद में बताया गया था, क्या बताया गया है कि पैसिव यूथेनेसिया भारत में लागू है, न कि एक्टिव यूथेनेसिया। ओके, तो अब चलिए देख लेते हैं इस केस में क्या बताया गया था। किस केस में, तो अरुणा शाहबाग के जो दिन है, तो इस केस में माननीय न्यायालय द्वारा क्या बताया गया। ओके, तो ये पता है आपको कब जजमेंट आया था, 7 मार्च 1911 को जजमेंट आया था। ओके, तो इस बात में पहले देखने तो विवादित विषय क्या था। ओके, तो इस बात में विवादित विषय यह था कि अरुणा शाहबाग जो है मुंबई के KEM अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी। ओके, उसके साथ उसी अस्पताल बोर्ड द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था, रेप किया गया। ओके, जिसके कारण वो अस्थायी रूप से वेजिटेटिव स्टेट में पड़ी गई, बीमारी के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो मृत्यु कब हुई, 2014 में होता है, 2011 का है। ओके, इसका मैं स्थिति बता रहा हूँ, जिसने केस किया था उसका स्थिति बता रहा हूँ। ओके, तो इस केस में उसको मृत्यु के लिए नहीं दिया गया था, निर्णय नहीं दिया गया था कि तुम्हारा मृत्यु कारित कर दिया, इस केस में नहीं निर्णय दिया गया था। इस केस के खत्म हो जाने के पश्चात उसकी 2014 में मृत्यु हो गई, ये बात बताया गया। ओके, तो चलिए मैं बता रहा था। तो इसमें क्या किया था, इसी याचिका में कहा उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने दया मृत्यु कारित करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमति मांगी गई थी। ओके, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, उच्चतम न्यायालय ने 141 पेज का अपना निर्णय दिया। ओके, इसमें क्या था चलिए देख लेते हैं। तो अरुणा शाहबाग की ओर से जो दया मृत्यु याचिका खारिज दी गई थी, खारिज कर दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। तब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति वर्षों से बिना शुद्ध बुद्ध के वनस्पति जीवन जी रहा है, तो उसके परिणाम पोषक साधनों को हटाकर निष्क्रिय दया मृत्यु कारित की जा सकती है, लेकिन सक्रिय दया मृत्यु तथा साइनाइड देकर एपिसेला इंजेक्शन लगाकर आदि द्वारा उसकी मृत्यु कारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने अभिकथन किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरुणा शाहबाग के मामले में पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया था। ओके, तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और कहा गया था, और क्या कहा गया था चलिए देख लेते हैं। कि उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की मृत्यु की याचना करता है, तो उस स्थिति में जब वो जीवन से पूरी तरह निराश हो जाता है या फिर हताशा हो जाता है, अतः उसे क्या किया जाए, दंड के बजाय उसकी सहायता देने की आवश्यकता है। ओके, तब उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ये भी कहा था इस केस में कि इस जो IPC सेक्शन 309 को उसको समाप्त कर देना जाना चाहिए, अर्थात अब ऐसा समय आ चुका है कि IPC सेक्शन 309 को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय कानून विधि से इसको 309 सेक्शन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ओके, इस केस में बताया गया था अरुणा शाहबाग के मामले में केवल कहा गया था, अर्थात इसमें इंडरेस्ट नहीं किया गया था, केवल कहा गया था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं भारतीय दंड संहिता सेक्शन 309 का संवैधानिक वैधता अर्थात आत्महत्या के प्रयत्न को जो दंडनीय बनाया गया है, इसको संविधान के रूपरेखा पर इसको तोलते हैं, फिर संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप इसको वजन देखते हैं, इसमें कितना वजन है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें यदि देखा जाए तो मुख्य तौर पर 2 केस आता है, इसके अलावा भी अन्य भी केस है, उसको भी मैं बतलाऊंगा, परंतु इस पर 2 प्रमुख केस है, पहले उसको देख लेते हैं। ओके, तो कौन सा केस इसमें प्रमुख, तो पी रथिनाथम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ का मामला, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है पी रथिनाथम बनाम भारत संघ का मामला, तो 1994 का है। इसके साथ ही साथ श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का मामला 1996 में है। मैं आपको बतला दूँ, शॉर्ट फॉर्म बता दूँ, उसके बाद विस्तार में बतलाऊँगा। तो पी रथिनाथम का जो मामला है, इसमें IPC सेक्शन 309 को अवैध घोषित कर दिया गया था, अर्थात असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो 2 साल बाद ही 1996 में इसे फिर उस केस के निर्णय को उलट दिया गया और बोला गया था कि नहीं, IPC सेक्शन 309 असंवैधानिक नहीं है बल्कि संवैधानिक है। ओके, मुख्य तौर पर बताया गया। चलिए विस्तार से देख लेते हैं क्या था पी रथिनाथम नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले में क्या कौन सी बातें बतलाई गई। ओके, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के 2 खंडपीठ द्वारा यह निर्णय दिया गया था। कौन, तो पी रथि नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ के मामले। कौन कौन से न्यायाधीश थे, तो न्यायमूर्ति
आर एम सहाय एवं न्यायमूर्ति BL हंसरिया द्वारा यह निर्णय दिया गया था। यह निर्णय दिया गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान से विसंगत था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है कौन? IPC सेक्शन 309, इसीलिए क्या करता है यह असंवैधानिक है। ओके, इसलिए चलिए देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अधिकार का उपयोग स्वयं के अहित अभिलाप या नापसंदी से करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने भी कहा कि आत्महत्या कृत्य धर्म, नैतिकता या लोक नीति के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। आत्महत्या का प्रयास कृत्य का समाज पर कोई हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा आत्महत्या या फिर आत्महत्या का प्रयास से अन्य को कोई हानिकारित नहीं होता है। इसीलिए व्यक्ति को इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य के पुरस्कृत किया जाना उचित नहीं है। ओके, इस केस में बतला गया था। ओके, मैं आपको पहले बतला चुका हूँ। पीड़ित स्नातक के बाद जो निर्णय आया था कि IPC सेक्शन 309 को अवैध घोषित किया जाए, इसको 2 वर्ष बाद ही श्रीमती ज्ञान प्रवीणा पंजाब राज्य मामले में इसे पीड़ित स्नातक के निर्णय को उलट दिया था, उसको वैध घोषित कर दिया कि IPC सेक्शन 309 वैध है। ओके, तो मैं आपको बता रहा था 309 IPC सेक्शन 309 जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिक्रमण निरूपित करता है। उच्चतम न्यायालय ने 309 को क्या कहा था? 309 को कहा था कि दंड विधि से इसे विलोप कर दिया जाना चाहिए तथा यह मानवीकरण किया जाना चाहिए, जो कि दंड विधि के अनुरूप यह नहीं है। ओके, इसके साथ ही साथ माननीय विद्वान ने कहा था कि IPC सेक्शन 309 के प्रावधानों को क्रूरता एवं अनुचित बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को 2 दंड भुगतना पड़ता है। प्रथम तो वो आत्महत्या करता है, वो दंड भुगतता है, तत्पश्चात आत्महत्या करने में जो असफल रहता है तो उसे समाज में अपकीर्ति या फिर बदनामी भुगतना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसी स्थिति में कि आत्महत्या के प्रयत्न में विफल किए गए व्यक्ति को दंडित किया जाए तो उस पर एक और दंड का भार डाला जाता है, जो कि उचित नहीं है। अतः IPC सेक्शन 309 को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको शून्य घोषित किया जाना चाहिए। ओके, तो इसके साथ ही साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पीड़ित नाथम बनाम नागभूषण के मामले में, पीड़ित नाथम नागभूषण पटनायक बनाम भाषण के मामले में एक बात और बताई गई थी एग्जाम्पल के तौर पर। यदि मान लिया जाए यदि किसी व्यक्ति कोई लड़की है जिसे आत्महत्या के बलात्कार के शिकायत अर्थात रेप के वो विक्टिम है। ओके, तो उसने क्या किया? वो आत्महत्या का प्रयास किया। ओके, तो तब परिणाम स्वरूप उसको दंड देते हैं क्या कि तुमने आत्महत्या का प्रयास किया इसलिए तुमको दंड देता है। ओके, माननीय न्यायालय ने बताया कि यदि वो आत्महत्या का प्रयास करती है तो पहले तो वो आत्महत्या किस लिए की? देखिए, वो उसने आत्महत्या इसलिए की कि वो रेप की विक्टिम थी। पहले तो वो खुद से अंदर टूट चुकी थी पूरी तरह। ओके, परिणाम स्वरूप उसे दंड दिया जाए अर्थात वो समाज में उसे पनिशमेंट किया जाए, तो वो कहाँ तक न्यायोचित है तथा कहाँ तक उस महिलाओं को सम्मान के पर्यवेक्षण में वह सम्मान के अनुरूप वह उचित खड़ा होता है। यह बातें बताई गई थी माननीय न्यायाधीश द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इससे संबंधित और भी कौन से केस है। ओके, तो इसी कुछ सामान्य तौर पर केस देखा जाए तो सर्वप्रथम इस पर केस आया था आपको 1985 में राज्य बनाम संजीव कुमार का मामला, जो कि दिल्ली उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इसमें निर्णय दिया गया था 1985 में। ओके, तो इस बात में यह विचारणीय प्रश्न था कि IPC सेक्शन 309 में जो बताया कि आत्महत्या के प्रयत्न में इस पर क्या CRPC सेक्शन 368 में जो परिसीमा काल का वर्णन किया है क्या वो इस पर लागू होगा? अर्थात उसका कहने का मतलब यह था, विवादित विषय यह था इस केस में कि 368 के तहत जो परिसीमा काल है यदि वो खत्म हो जाती है उसके पश्चात भी क्या इस केस को चालू रखा जा सकता है फिर नहीं। ओके, इस केस का विवादित विषय मुख्य तौर पर यह था। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट केस क्या है आपको श्रीपति दुब्बल बना महाराष्ट्र जो 1987 का है। पहले 85 का फिर 87 का केस। ओके, तो इसमें क्या कहा गया था तो मैं आपको बता दूँ, इसमें जो खंडपीठ गठित किया गया था तो उस न्यायाधीशों द्वारा क्या निर्णय दिया गया था। ओके, तो न्यायमूर्ति सामंत द्वारा निर्णय दिया गया था इस केस में। तो श्रीपति दुब्बल बना महाराष्ट्र राज्य के मामले में न्यायाधीश सामंत तथा न्यायमूर्ति सामंत द्वारा बातें बताई गई थी कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद यह क्या कहते हैं IPC सेक्शन 309 का जो IPC सेक्शन 309 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 तथा 21 की उल्लंघन करता है अर्थात अल्ट्रा वायरस, अतः इसे विलोपित किया जाना चाहिए। बातें उन्होंने बताई है। ओके, तथा इसके साथ ही साथ यह प्रमुख 3 बातें बताए थे अपने निर्णय में। ओके, चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहली बात क्या बताई थी इन्होंने
तो उन्होंने बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को जीवन का जो अधिकार प्राप्त है उसमें जीवन का समाप्त करने का अधिकार भी विवक्षित रूप से शामिल है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यदि देख लिया जाए तो मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हुए अन्य मौलिक अधिकारों के समान ही की जानी चाहिए। क्योंकि यदि देख लिया जाए तो आईपीसी सेक्शन 19 के तहत वाक्य में व्यक्ति स्वतंत्रता है, इसके तहत यदि बोलने का अधिकार है इसके साथ ही साथ न बोलने का अधिकार भी इसमें समाहित है। ओके, तथा यदि देख लिया जाए व्यवसाय करने का अधिकार है, इसके साथ ही साथ न व्यवसाय करने का अधिकार भी समाहित है तथा अतः इसी के तौर पे देख लिया जाए तो जीवन के जीने के अधिकार के साथ जीवन समाप्त करने का अधिकार भी इसमें समाहित है। बात बताई गई थी। ओके, पहली बात। तो दूसरी बात देख लेते हैं। इसमें बताया गया था कि यदि व्यक्ति आत्महत्या करने पर प्रवृत्त क्यों होता है, तो प्रायः यह देखा जाता है कि इसके लिए मानसिक अवस्थाएं या अस्थिरता, असहज शारीरिक क्लेश, असाध्य रोग, असाधारण शारीरिक विकृति, सांसारिक सुख की प्रतिवृत्ति, जीवन की कष्टदायी परिस्थिति, बदनामी आदि से अनेक महत्वपूर्ण कारणों के परिणाम स्वरूप ही कोई व्यक्ति आत्महत्या के मार्ग पर अग्रसित होता है, फिर आत्महत्या के मार्ग पर वह चलने की कोशिश करता है। ओके, इस प्रकार जो व्यक्ति पहले से यदि व्यतीत हो चुका है, जीवन से हताश है तथा क्या उसे फिर से दोबारा व्यतीत किया जाना चाहिए आत्महत्या के प्रयत्न में, कहाँ तक यह न्यायोचित है अर्थात उचित है। ओके, तो तीसरी बात बताया गया था। तो तीसरी बात माननीय न्यायालय द्वारा यह बताया गया था कि यदि भारतवर्ष में आत्महत्या का अनेक प्रकार परिचालन समय से परिचित रहा है। इसमें सती प्रथा है तथा राजपूत महिला द्वारा स्वयं के समूह रूप से अग्नि को समर्पित कर देने वाला जैसे जौहर प्रथा भी है तथा साधु संत द्वारा समाधि ले जाने वाली तथा जैन धर्मावलंबियों द्वारा जल अन्न त्याग कर अपना जीवन को समाप्त कर लेना था आत्मसमर्पण जैसे प्रमुख अनेक प्रचलित थी। इस दृष्टि से भी देख लिया जाए तो आत्महत्या का प्रयास को अपराध माना जाना कोई न्यायोचित नहीं बनता तथा माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि इस केस के निष्कर्ष के तौर पर उन्होंने यह कहा था कि देख लिया जाए तो यह क्या करता है, आईपीसी सेक्शन 309 जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन करता है, समता का अधिकार के तहत यह भी उल्लंघन करता है। ओके, इसलिए इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए परंतु सुनिश्चित नहीं की थी। ओके, अब चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट केस कौन है। तो नेक्स्ट केस है आपको श्री जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 का केस है। ओके, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें भी समान तौर पर तर्क दिया गया था कि जो आईपीसी सेक्शन 309 है यह क्या करता है, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। तो इसके साथ ही साथ कुछ अन्य बातें भी बताई गई थी। अन्य बातें कौन सी बताई गई थी, चलिए नहीं इसमें समान तौर पर इतना ही था, जो है जो विस्तार है कुछ रिलेटिव नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट केस, आपको नेक्स्ट केस आ जाता है PR नागभूषण पटनायक बना भारत संघ या 1994 सुप्रीम कोर्ट। यह कब है आपको, ये 26 अप्रैल 1994 का निर्णय दिया गया था इसमें। ओके, तो इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में पटनायक का वाद भी बोला जाता है। तो इसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि यदि आत्महत्या एक, उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया था कि आत्महत्या एक मनोचिकित्सक समस्या है, न कि आपराधिक प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति। जैसा कि डॉक्टर दरस्तू ने कहा है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो आत्महत्या सहायता के लिए पुकार है, न कि दंड के लिए पुकार है। इसीलिए इंग्लैंड में आत्महत्या क्या अभी स्थिति वर्तमान में, तो इंग्लैंड में क्या किया गया 1961 में इंग्लैंड आत्महत्या अधिनियम संशोधन अर्थात सुसाइड एक्ट 1961 पारित करके आत्महत्या के प्रयत्न को दंड से बाहर निकाल दिया गया। ओके, तथा वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक ऑर्डिनेंस जारी किया अर्थात एक परिपत्र जारी करके यह बातें बताई गई कि यह आत्महत्या के प्रयत्न करना चिकित्सक तथा समाज की समस्या है, न कि कानून की समस्या। ओके, इसीलिए अतः क्या कि माननीय उच्चतम न्यायाधीश द्वारा बातें बताई गई कि आत्महत्या पर प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के प्रति सहानुभूति दो शब्द तथा कुशल परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए, न कि जेलर की सख्त कार्रवाई उसके लिए जरूरत है। तथा PR नागभूषण पटनायक बना भारत संघ का जो मामला है इसमें कुछ और बात भी बताई गई थी। तो क्या बात बताई गई थी, तो उन्होंने अब बोला था कि जो आईपीसी सेक्शन 309 है यह क्या है उसे शून्य घोषित हो जाना चाहिए। ओके, तो कब से, तो 26 अप्रैल 1994 से उन्होंने निर्णय दिया कि 309 जो है असंवैधानिक के कारण शून्य घोषित कर दी गई। अर्थात श्री PR नागभूषण पटनायक के मामले में जो 26 अप्रैल 1994 जो निर्णय था इसी दिन भी क्या किया गया था, आईपीसी सेक्शन 309 को शून्य घोषित कर दिया गया। ओके, परंतु इसी तो शून्य घोषित करते हैं, इसके तत्पश्चात क्या किया, इसके परिणाम स्वरूप श्रीमती ज्ञान प्रबना पंजाब राज्य मामला है। ओके, इसमें क्या किया गया,
रत्नम पटनायक का जो मामला है उसमें क्या क्या उसको पलट दिया गया तथा बोला गया था नहीं 309 सही। ओके, थोड़ा कितना जल्दी पलट दिया क्या बताइए। चलिए पहले इसको विस्तार से देखने से पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले थोड़ा चर्चा कर लेते हैं 42वें विधि आयोग का। ओके, तो 42वें विधि आयोग जो था, ओके, तो 42वें विधि आयोग में कौन सी बातें बताई गई थी, पहले इसको देख लेते, उसके बाद फिर से थोड़ा पी.आर. नागभूषण पटनायक के मामले में मैं आना चाहूँगा। ओके, पहले देख लेते 42वें विधि आयोग में क्या बताया गया। तो 42वें विधि आयोग जो आया था 1971 में, उसमें यह बताया गया था कि आत्महत्या का प्रयत्न है इसे दंड कानून से हटा दिया जाना चाहिए। ओके, यह समाज पर क्या करता है, एक दंड के रूप में प्रभावी है जो कि न्यायोचित नहीं। इस साथ 42वें विधि आयोग में एक प्रतिवेदन प्रतिस्थापित किया गया था, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें बात बताई गई थी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन से उठ चुका है और उसके जीवन में सुख दुर्भर हो चुका हो, जो अपना जीवन समाप्त करने के लिए मृत्यु की पीड़ा झेलने के लिए तैयार हो और अधिक दंडात्मक यातना पहुंचाना दर्दनाक प्रतीत होता है, ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए जीवन कटुत बन गया हो और अधिक कटुता व अपमानपूर्ण व्यवहार करना उसके लिए अप्रतिकूल अर्थात प्रतिकूल प्रतीत होता है, इसीलिए 309 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, या इस रिपोर्ट में कहा गया था। ओके, चलिए मैं आपको बता दिया 1971 में रिपोर्ट आया। परिणाम स्वरूप क्या किया गया, 1971 में तो रिपोर्ट आया तथा 1972 में राज्यसभा में संशोधन के परिणाम स्वरूप राज्यसभा में क्या किया गया, 1971 में रिपोर्ट आया तो 1972 में राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया कि 309 में जो आत्महत्या का प्रयत्न है इसको दंड से बाहर कर दिया जाए। ओके, जो बिल प्रस्तुत हुआ था इसको क्या किया गया था, 1972 में जो बिल आया था उस बिल को क्या किया गया था, संयुक्त समिति को विचार के लिए भेज दिया। ओके, तत्पश्चात उसको फिर से राज्यसभा में क्या किया, 1978 में तो राज्यसभा में पास कर दिया, 1978 में राज्यसभा में के द्वारा पारित कर दिया गया। ओके, परंतु क्या किया गया, छठी लोकसभा लंबित रहने पर क्या हो गया, अर्थात छठी जो लोकसभा थी वो लैप्स कर, छठी लोकसभा जो खत्म हो गई, तत्पश्चात नेक्स्ट जो लोकसभा आई वो 1979 में आई। ओके, तो 1979 में लोकसभा क्या हो गया, भंग हो गया। छठी लोकसभा लैप्स होने के कारण छठी लोकसभा लंबित रहने, छठी लोकसभा में जो बिल पेश हुआ था, मैं फिर से बता दूँ 1971 में 42वें विधि आयोग में जो रिपोर्ट आया था। ओके, इसको क्या किया गया था, 1972 में राज्यसभा में पेश किया गया, उस बिल को संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया, फिर तत्पश्चात उस बिल को 1978 में राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। ओके, तत्पश्चात यह विधेयक छठी लोकसभा में लंबित पड़ा रहा तथा 1979 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण यह बिल लैप्स कर गया। ओके, अर्थात यह कानून का रूप नहीं ले सकता। ओके, समझ। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि पी.आर. नागभूषण पटनायक का जो मामला है, पी.आर. नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ का जो मामला है, ओके, इस केस में क्या बताया गया था, समांतर देख लेते पहले। इस केस में बताया गया था कि आईपी सेक्शन 309 का असंवैधानिक है। ओके, यह क्या करता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसलिए असंवैधानिक। ओके, परंतु इस क्या किया गया, इसके जस्ट बाद ये केस 1994 का 26 अप्रैल 1994। ओके, इसके साथ इसके 1994 का जो केस है, कौन सा केस, पी.आर. नागभूषण पटनायक बनाम भारत संघ। तो पहले आपको बता चुका गैर मुकदमा पंजाब राज्य, तो इसी निर्णय को अर्थात पी.आर. नागभूषण पटनायक वाला निर्णय को ज्ञान करना पंजाब राज्य के मामले में क्या किया गया, उलट दिया गया। मैं फिर से बता दूँ, पी.आर. नागभूषण पटनायक का मामला है, इसमें 309 को असंवैधानिक घोषित किया गया। ओके, तो उसके बाद जो केस आया ज्ञान कर बनाम पंजाब राज्य का मामला है, इसमें क्या किया गया, इसमें 309 को वैध बताया गया। इसमें यह बताया गया कि रत्नम पटनायक का जो मामला है, इसमें जो निर्णय आया था, निर्णय क्या है, अर्थात नागभूषण पटनायक का जो मामला है, जो निर्णय आया था यह अवैध है तथा उस निर्णय को उलट दिया तथा यह बताया गया कि 309 क्या करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करता। अर्थात वर्तमान का स्थिति यदि देख लिया जाए तो वर्तमान में यह स्थिति है, अभी जो आईपीसी लागू है उसमें यह स्थिति है कि आत्महत्या के प्रयत्न वैध माना गया है। ओके, तो इसका आधार जाता है किसको, इसका आधार जाता है श्रीमती ज्ञान कौर पंजाब राज्य के मामले, इसमें इसका आधार जाता है। इन्हीं की वजह से अभी तक केस है, इसी केस की वजह से अभी तक आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया। ओके, यदि संभवतः यदि यह केस नहीं आता तो क्या होगा, पी.आर. नागभूषण पटनायक के मामले में तो निर्णय ही दिया गया था
कि 309 जो है संविधान के अनुच्छेद के उल्लंघन करता है, इसलिए अवैध है और असंवैध है। परंतु अब बात किया जाए नया कानून का। ओके, तो नया कानून कौन सा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023। ओके, तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत आत्महत्या के प्रयत्न को जो है वो दंड विधि से समाप्त कर दिया गया। अर्थात जब से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगा तब से आत्महत्या का प्रयत्न यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए उसको दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु उससे पहले जब तक आईपीसी लागू है तब तक उसे दंड दिया जाएगा। ओके, तो निष्कर्ष तौर पे इस वीडियो में देख लिया जाए, अभी निष्कर्ष तौर पर यह देख लिया जाए कि आत्महत्या के प्रयत्न को क्या दंडनीय बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो अब यदि देख लिया जाए विश्व स्तर पर देख लिया जाए तो विश्व स्तर पर कोई भी ऐसा देश नहीं है, मतलब विकसित देश का बात किया जाता है जहाँ पर आत्महत्या का प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड में देख सकते हैं, उसमें क्या किया गया था, सुसाइड एक्ट 1961 पारित करके आत्महत्या के प्रयत्न को दंड विधि से बाहर कर दिया गया था। आत्महत्या का प्रयत्न करना दंडनीय नहीं है तथा उसमें बताया गया था कि समाज की समस्या है। ओके, समाज की समस्या है, न कि यह जेल की समस्या है, जेलर की समस्या है, अर्थात शक्ति की समस्या नहीं है, उस पर विरोधात्मक कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए, उसको सहानुभूति की जरूरत है। ओके, अब जो नया बिल लागू होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 तो इसमें किसी के सेक्शन के तहत, इस सेक्शन के तहत क्या क्या आत्महत्या प्रयत्न को दंडनीय नहीं बनाया गया। ओके, चलिए अपना कीमती समय बहुत मेरे साथ साझा किए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।